नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम जिसकी आजकल पूरे हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। और हर कार्यक्रम में आपने मुझे ये कहते हुए सुना होगा, आपके कान पक गए होंगे ये सुनते सुनते कि एक चीज़ ही बार बार शशि रंजन हर कार्यक्रम में कह रहा है। हर बार ये बोल रहा हूं, हजार बार बोलूंगा कि सवाल कीजिए, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल कीजिए। आज की चौपाल में हम जिनसे सवाल करने वाले हैं, कभी किसी जमाने में पानीपत की तीसरी लड़ाई यहां लड़ी गई और उसके बाद इस विधानसभा क्षेत्र में दो परिवारों का दबदबा रहा, एक शाह परिवार, एक विज परिवार। 5 बार वो रहे, 5-6 बार वो रहे, बीच में 1-2 लोग आते जाते रहे। हालांकि 2014 के बाद लगातार यहां से बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे। तो आज हम हैं पानीपत शहर, यानी कि ये पानीपत शहरी हल्का है, विधानसभा क्षेत्र है, कंस्टिट्यूंसी है। और एमएलए हैं प्रमोद कुमार विज, जो बीजेपी के सिंबल पर जीत कर आए हैं लगातार दूसरी बार। उन्हें हम अपनी चौपाल में बुलाएं, उसके पहले एक छोटी सी प्रोफाइल रिपोर्ट देखिए। आज हमारी चौपाल में आ रहे हैं पानीपत शहर हल्के से मारा विधायक प्रमोद कुमार विज। 2024 विधानसभा चुनाव में प्रमोद कुमार विज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 35,000 से अधिक वोटों से हराया था। प्रमोद कुमार विज 2024 में लगातार दूसरी बार पानीपत शहर से विधायक बने हैं। इससे पहले 2019 में भी प्रमोद कुमार विज ने 39,000 से अधिक वोटों से एक बड़ी जीत हासिल की थी। प्रमोद कुमार विज का सियासत से पुराना नाता रहा है। उनके ताऊ स्वर्गीय फतेहचंद विज, जिन्हें प्रमोद विज बाऊजी कहते थे, पानीपत से 5 बार विधायक रह चुके हैं। फतेहचंद विज 1962, 1967 और 1968 उपचुनाव में पानीपत से विधायक बने थे। इसके बाद 1977 और 1982 में भी लगातार 2 बार फतेहचंद विज ने पानीपत हल्के का प्रतिनिधित्व किया है। स्वर्गीय फतेहचंद विज की राजनीतिक विरासत अब प्रमोद विज संभाल रहे हैं, जो खुद लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। आज हमारा विधायक हमारी चौपाल में पानीपत शहर के विधायक प्रमोद कुमार विज से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पानीपत शहर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रमोद कुमार विज का। तो विज साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सज्जन पुरुष हैं, मृदुभाषी हैं, है ना? धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चौपाल में जब मैं आपको आमंत्रित किया और जब मैं पानीपत आ रहा था, तो मोहब्बत करने वाले घर में ही नहीं है, सिर्फ भाभी जी नहीं है जो आपसे मोहब्बत करती हैं, मोहल्ले में इधर उधर, है ना? और हम लोग जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक सामने एक घर है, वहाँ से भी बहुत मोहब्बत है। तो लोगों ने कहा कि ये बीजेपी वाले परिवारवाद परिवारवाद बहुत गाना गाते हैं। जरा विज साहब आए तो पहला ही सवाल कीजिएगा कि परिवारवाद के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। 5 बार आपके ताया जी यानी बाबूजी 5 बार विधायक रहे और उसके बाद उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। 2 चुनाव, ये दूसरा चुनाव लगातार आप जीत गए हैं और विधायक हैं। जी हाँ। तो मैंने कहा कि सवाल तो ठीक ही है आपसे। एक बेइंतहा इश्क करने वाले ने कहा कि ज़रा विज साहब से पूछिएगा कि उनकी परिवारवाद की थ्योरी क्या है। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का कोई स्कोप ही नहीं है, निश्चित तौर पे। और मुझे आज भी याद आता है कि मैं
पहली बार एक्टिव जो हुआ जब मैं, शायद मेरी उम्र उस टाइम 72 में 17 साल की थी, तो पिताजी ने चुनाव लड़ा था और उस टाइम मैं बूथ पर बैठा था और लगातार उसके बाद पिताजी चुनाव लड़ते रहे, हम काम करते रहे, पार्टी का काम करते रहे। 87 तक वो विधायक रहे और उसके बाद जिसको पार्टी का टिकट मिला हमने उसके लिए काम किया। कार्यकर्ता का काम है काम करना, जो पार्टी काम दे उस काम को करें और पार्टी जब उचित समय आएगा, अगर हमने काम ठीक किया, किसी ने भी ठीक किया काम, तो पार्टी ने निर्णय बदले होंगे और हमें भी पार्टी ने मौका दिया। इसमें परिवारवाद की बात नहीं है। आप अगर पानीपत की जनता से पूछें एक बात कि क्या पिताजी के समय में 25 साल वो विधायक रहे, क्या हमारा परिवार का कोई भी सदस्य राजनीतिक तौर पे क्या ऐसा एक्टिव था कि हमारे पिताजी 5 बार के विधायक हैं? इसमें नहीं है। हमने पार्टी का काम किया जब किया और पार्टी ने जब उचित समय हमें उसका काम दिया हमें। चलिए ठीक है, मेरा काम तो महाभारत के संजय वाला है। आपकी बात वहाँ पहुँचा देना, उनकी बात यहाँ पहुँचा देना। हालांकि आजकल मॉडर्न ज़माने में इसे चुगलखोर भी कहते हैं। तो एक, अब आपका स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह सब, बीपी आपके सीपी? सामने बहुत बढ़िया स्वास्थ्य है और लोगों का प्रेम प्यार जो है उसको और भी बेटर करता है। नहीं, इधर कुछ दिनों से 1-8 महीने से तो और अच्छा हो गया होगा। जैसे सुना है कि मुझे पता चला कि मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा है कि बीपी की गोली पहले आप 100 mg वाला लेते थे, अब सुना है कि 2-4-5 mg का ही रह गया। आपका इशारा जिस तो तरफ है जनता नहीं, समझ अरे रही पूरी है। बात सुन लीजिए भाई साहब। तो किसी ने कहा कि अब 100 mg की जगह जो है 5 mg वाली ही दवा खा रहे हैं। और ये भी मुझे किसी ने बताया कि जब राज्यसभा का रिजल्ट आया तो संजय भाटिया जी ने 10 किलो लड्डू बांटा था, आपने सुना है कि 11.5 किलो, 1.5 किलो ज़्यादा लड्डू बांटा खुशी में। है ना, परिवार है ना, मानते हैं। फिर आप उसको किसी से भी तुलना कर लीजिए, किन्हीं की बातों में आगे तुलना कर लीजिए। आपका काम तो संजय जी वाला है ही है, लेकिन मेरा तो परिवार है ना। नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि अब तो बीपी सीपी सब कंट्रोल होगा, है ना। मिठाई, ये संजय भाटिया जी से 1.5 किलो ज्यादा मिठाई क्यों बांटी है? ये लड्डू बांटा आपने। प्रभु करे कभी आपका भी भाई, छोटा भाई सांसद बने तो मैं देखूंगा आप कितनी मिठाई बांटोगे। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने उचित तरीके से आपको बता दिया कि आप परिवार में अगर कोई भी सदस्य एक ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता जिसने इतने सालों तक पार्टी का काम कर, पार्टी ने जो उचित समझा, जो निर्णय दिया उन्होंने मंजूर किया, और इस बार अगर राज्यसभा की टिकट मिली तो परिवार में खुशी की लहर तो है। तो आपने बताया नहीं कि भाई 2024 में इतना उछल कूद क्यों कर रहे थे, क्यों पानीपत बार बार घूम रहे थे? तुम्हारे लिए तो दिल्ली वाली जगह ज्यादा अच्छी थी। मेरा बीपी सीपी बढ़ाया, बताओ कितनी दवा पे खर्च करनी पड़ी मुझे। 5 mg के जगह 200 mg की दवा खा रहा था मैं। ये तो आप संजय वाला ज्यादा रोल कर गए। मेरे लिए वो परिवार है और परिवार ही रहेगा। संजय वाला कौन, महाभारत वाला या संजय भाटिया वाला? आप संजय महाभारत का रोल आपका है, मेरा नहीं है वो वाला। और संजय जी ऐसा, संजय भाटिया जी ऐसा रोल प्ले नहीं करते। चलिए, अब सर मुझे ज़्यादा उंगली मत कीजिए। अब आप करेंगे फिर मैं एक एक करके खोलने लगूंगा, है ना, कि कहाँ मीटिंग हुई, क्या मीटिंग हुई, पानीपत में किसके घर मीटिंग हुई, कहाँ चाय चुई का कार्यक्रम हुआ। अब वो सब रहने दीजिए। अब आप पानीपत में हैं, वो दिल्ली गए तो कहानी यहीं ख़त्म कर देते हैं। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि आपका स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है, दवा पे खर्च कम हो गया होगा, है ना। तो मैं तो सिर्फ एक शुभ चिंतक होने के नाते ये समझना चाह रहा हूँ। परिवार में खुशी की लहर है, इसको ऐसे ही समझिए। चलिए ठीक है, और आपके यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही खुशी होगी। ठीक है, ईश्वर आपको खुश रखे। मैं एक वीडियो देख रहा था, आपको पता है विज साहब की जब मैं जाता हूँ कहीं तो थोड़ा पढ़ लिख के जाता हूँ, तो मैं एक वीडियो देखा तो मैं गिनना शुरू किया। आप तो हैं पोलाइट, सज्जन भी हैं, मृदु भाषी भी हैं, तो मैंने देखा कि उसमें सॉरी प्लीज़ आप बहुत बोल रहे हैं, बड़ा वीडियो वायरल। तो उसमें मैंने काउंट करना शुरू किया तो देखा कि 13 बार सॉरी और प्लीज़ आप बोल रहे हैं एक अधिकारी को। और मसला ये जून 2025 का है। किसी मोहल्ले में शराब के ठेके को लेकर के लोग आपके पास आए थे
और आपको ये कहना पड़ रहा था कि आप अगर नहीं संज्ञान में लेंगे तो मुख्यमंत्री जी को मुझे बताना पड़ेगा। तो ये आपकी सज्जनता है जो अधिकारी के सामने सॉरी प्लीज बोलना पड़ता है, या जैसे बीजेपी वाले पूरे हरियाणा में कहते हैं जी हमारी तो चलती नहीं है, अधिकारियों की ही मनमानी चलती है, ये क्या है? चलिए, बहुत अच्छा विषय लिया आपने और मैं बताता हूँ इसमें, और मेरा ख्याल आप सहमत होंगे, एक बार आपको ये बात मैं कह दूंगा। तो सॉरी दो तरह से, एक तो यह है कि माफ़ी मांगनी, आपने कुछ किया और आपको लगा गलत कर दिया है तो सॉरी कहने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ नहीं, आपके लेकिन सॉरी कहने का वो अंदाज नहीं था। सॉरी वो आप नहीं था। ये कह रहे थे कि सॉरी मैं आपकी मैं इस बात आपसे से सहमत नहीं हूँ जी। जैसे पूरा सुना जैसे मैंने। जैसे जैसे मेरे से वो बात कर रहे थे, हाँ। वो अपनी बात को, उनकी बात ठीक नहीं थी और मैं उससे एग्री कर ही नहीं सकता था। हाँ। हमने जो समाज का काम उनको कहा है वो उसको उस नज़र से नहीं देख पा रहे थे, तो अपनी दलील दे रहे थे। तो जितनी वो दलीलें देते जा रहे थे मैं उनको लगातार कहा सॉरी दैट मीन्स आई डोंट एग्री विद यू, और मैं एग्री किया भी नहीं, और अल्टीमेटली आप देखिए वो ठेका हमने हटवाया भी। लेकिन आपको बीच में कहना पड़ा कि मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा, डिले है ना, हो रहा वो था। उनको बताऊंगा मैं। तो ये अधिकारी नहीं बेकाबू है पानी नहीं, देखिए मैं ईमानदारी से आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरे स्वभाव से आप कह लीजिए, मैं जितनी डेवलपमेंट करता हूँ पानीपत के अंदर, अगर अधिकारियों का सहयोग उसमें ना हो तो इतनी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है, फाइलें बहुत लेट हो जाएगी। मुझे पूर्ण रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे पानीपत में, और जब फाइल मूव करके चंडीगढ़ हेडक्वार्टर्स में जाती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाती है, तो पूर्ण रूप से मुझे सहयोग मिलता है। हाँ, कुछ टाइम तो लगेगा ना हर फाइल को, उसको कहने वाला कह दे हो नहीं रहा काम, हो नहीं रहा, काम में टाइम लगता है। कुछ रेलवे काम जैसे होते हैं, रेलवे का काम इट टेक्स मोर टाइम। तो ऐसा कोई नहीं है, मुझे एक भी अधिकारी, एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं मिला जो मैंने अपनी विजन के साथ काम करना चाहा और उसमें किसी ने अड़चन डाली हो। जो नेचुरल कोर्स में समय लगता है वो जरूर लगेगा। ठीक है, जब ये पोलाइटनेस वाली बात हो रही है तो मुझे एक संदर्भ याद आ गया आज से, हालांकि यहाँ तो बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा। पानीपत में एक बड़ी प्रचलित कुछ कहानियाँ थी, उसमें एक छोटा सा शब्द था, फूल वाली कांग्रेस, हाँ? कांग्रेस कांग्रेस वाली फूल, है ना। आप ये दो परिवारों के बीच जो मोहब्बत थी, या तो कुर्सी मेरे घर आ जाए या तुम्हारे घर आ जाए। उस पार गए तो फूल जो है कांग्रेस, इस पार आ गए तो जो पंजा है वो फूल। ये फूल वाली कांग्रेस वाला कॉन्सेप्ट अब भी चल रहा है या नहीं, बीते जमाने की बात हो गई? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जब उसको टिकट मिल जाए तो काम करेगा ही, अगर किसी और को भी मिल जाएगी तो काम करेगा उसके लिए। हम उसका बस्ता उठाते हैं जिसको पार्टी टिकट दे देती है, ये निश्चित है हमारे यहाँ। लेकिन जो फूल वाली कांग्रेस की आपने बात की बहुत प्रचलित भी हुई थी। मतलब आप बूथ पे बैठते थे तो आपको पता होगा ना ये फूल वाली कांग्रेस। मैं मानता हूँ ये बात, कि मैं एक बात कहता हूँ, जिस परिवार से आप बात कर रहे हैं, शाह परिवार से, आदरणीय बलबीर पाल शाह जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत प्यार है उनके साथ, और आज का नहीं है। मैंने कोई 2024 का चुनाव और 2019 के चुनाव से पहले का ये प्यार मोहब्बत है, विक्रम बच्चों की तरह है, ऐसा नहीं है। लेकिन चुनावी समय में हम अपना धर्म निभाते हैं, वो अपना धर्म निभाते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। मतलब फूल और पंजा दोनों अलग अलग है, या चुनाव के समय में बिहाइंड द कर्टन अब भी जो है सो पंजा हाथ में फूल ले लेता है और फूल माथे पे पंजा रख लेता है, ये अब भी चल रहा है? पहले तो खूब चलता था। व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत एक बात प्रचलित, पानीपत में ये बहुत प्रचलित था। राजीव जी, मैं एक बात बताता हूँ कि मैं ये अपने व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि माननीय बलबीर पाल शाह जी मोदी जी में बहुत विश्वास करते हैं, ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ बात ये। और शायद उनका ये भाव है कि भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है वो, लेकिन उन्होंने प्यार हमारे से किया है और हमारी जीत में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, आपकी जीत में, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आपकी पूरा बोलिए ना, आपकी मेरी जीत में बलबीर पाल शाह जी का प्यार, हमेशा मेरे साथ प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, और उनका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद साथ में। तो जो उनके परिवार में दूसरे शाह हैं, बुल्ले शाह, एक बात बताइए, चुनाव है, उनका क्या मसला, मुझको उससे क्या लेना देना?
अरे बड़ा कनेक्शन नहीं है, नहीं, मेरे को क्या, बड़ा कनेक्शन वो है। उनका है, मेरा तो नहीं है। कभी किसी ज़माने में बलवीर शाह के बुल्ले शाह जो हैं मेन ऑर्गेनाइजर हुआ करते थे। वक्त के साथ चीज़ें बदली। मैं, आपको क्या लगता है मैंने फूल वाली कांग्रेस पुराना जिक्र क्यों किया? वर्तमान में भी कुछ है, तब तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं फिर आपको कहूँगा, दोहराऊंगा इस बात को, किसी की मतलब जो व्यक्तिगत, बलवीर शाह साहब से आपका जो संबंध है, जो स्नेह है, वही उसी परिवार में बुल्ले शाह जी से भी होगा ना? जरूर है, क्यों नहीं, क्यों नहीं है। हम भाईचारे में रहते हैं, पानीपत समाज ऐसा है। तो आप लोग तीनों का आपस में वैसे ही होगा। आप उसको हमेशा राजनीति से जोड़ते हैं, मैं उसको सामाजिक परिवेश से भी जोड़ता हूँ। समाज में तो रहते हैं, समाज में आना जाना किसी का बंद नहीं हो जाता। चुनाव थोड़े दिन का होता है, हो जाता है, उसमें क्या बात है। चलिए सर, हम आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे, अच्छा, जब मैं पानीपत आ रहा था या किसी भी इलाके में जाता हूँ तो मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि भाई फलाने मिस्टर सो एंड सो के यहाँ जा रहा हूँ, तो पता करो कि उस हलके में या इलाके में उनसे मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं। वो लिस्ट बनाते हैं, उनमें से टॉप 4-5 लोगों से फिर हम संपर्क करते हैं कि भाई आपकी उनसे ज़बरदस्त मोहब्बत है, तो अभी आपको उनसे रूबरू भी करवाएंगे। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब हम जरा पानीपत पे आ जाते हैं। जी, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला पानीपत के लिए रहा है, क्योंकि ये एक बिजनेस सेंटर है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, ये पूरा हरियाणा जो चलता है, 60% हो सकता है या 70% रेवेन्यू इन 3 जगह से ही आ जाता है। जी, अब चूंकि ये बिजनेस सेंटर है तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा कंसर्न है। और पानीपत में जब से हरियाणा में काम कर रहा हूँ, पानीपत में लॉ एंड ऑर्डर एक कंसर्न रहा है। कुछ किडनैपिंग्स हुई, उन परिवार के बच्चे नहीं लौटे, गोली चल जाना। अभी कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 17 के पार्षद के पति और भाजपा नेता सुरेंद्र गर्ग पर उनके किशनपुरा स्थित कार्यालय में जानलेवा हमला हो गया। आप विधायक हैं और यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप, ये आपको विचलित नहीं करता है? अब तो आपकी 11-12 साल से सरकार है। नहीं, देखिए, ये जो घटनाएं होती है ना, ये पर्सन टू पर्सन है। किसी ने अपना संयम खोया। जो हमारे पार्षद सुरेंद्र जी हैं, वो तो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। और मैं आपको बताता हूँ, इस बार पानीपत के अंदर हमारे 23 इलेक्टेड पार्षद हैं। ऐसी बड़ी टीम का अगर काम देखें, पानीपत में आप बहुत लोगों को मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे, मिल के भी आए होंगे। जितना काम, जितनी लगन के साथ इस बार हमारे पार्षद कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि कर्मचारी को कुछ बात कहनी भी पड़े। अगर किसी वार्ड में सफाई नहीं हो रही है ठीक तरह से, तो आफ्टर जो उसका जिम्मेवार पेट्रोल है या हेड है या उसका सुपरवाइजर है, उससे निश्चित तौर पे पार्षद परिवार बात करेगा कि आप काम ठीक करिए। अगर वो संयम खोता है, ये दोष उसका है, पार्षद का दोष नहीं है। पार्षद अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। और पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया इसके अंदर। और एक शुक्र है कि सुरेंद्र जी, भगवान करे उनके बचाव हो जाए पूर्ण रूप से, क्योंकि आँख पे अटैक किया गया है। लेकिन उनको मेडिकल हेल्प भी बहुत इमीडिएटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मिली। कार्रवाई बहुत तेज़ी से हुई है। लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लोगों सबको संयम रखना चाहिए थोड़ा सा स्वभाव के अंदर। छोटी छोटी बात पे उखड़ना नहीं चाहिए। और हमें भी किसी भी कर्मचारी से बात करते हुए थोड़ा न्यायपूर्वक बात अपनी उसके आगे रखनी चाहिए। ये तो चलिए 1-to-1 का केस था, लेकिन जनरल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में यहाँ के एमएलए साहब का क्या विचार है? देखिए, यहाँ बेटर है पोजिशन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हमारी पानीपत की, और शायद फरीदाबाद में भी ये पोजिशन रहती है, कि हमारे माइग्रेटेड लेबर बहुत है। बहुत माइग्रेटेड इनफ्लो इस शहर में जो है, उस पर कंट्रोल करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि इतनी लेबर है, इतना लोग कारोबार के लिए आते हैं, बहुत सारे। और यूपी का बॉर्डर बिल्कुल बराबर में है। लोग माइग्रेटेड लेबर इतनी ज़्यादा आने से लॉ एंड ऑर्डर में कई बार हमें कंट्रोल बेटर करना पड़ता है। पुलिस डिपार्टमेंट में मुस्तैदी से एसपी साहब, और हमें इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है उनके साथ। थोड़ी बहुत वारदात होती है तो तुरंत एक्शन होता है। जहाँ जहाँ वारदात हुई, आप देखिए
पानीपत की वारदात आपसे कुछ छुपी नहीं, अगर एक दो होती हैं जैसे, तो उसमें तुरंत लोग पकड़े भी जाते हैं। कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ जिसमें लोग पकड़े नहीं गए। चलिए, मैंने आपको कहा कि आपसे मोहब्बत करने वाले कुछ लोगों को आपसे बात करना चाहते हैं, तो कपिल बुद्धि राजा जी हैं, INLD पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। जरा सुनाइए। जी। पानीपत के NH-44 GT रोड की पे अगर हम आ जाएं तो GT रोड पे व्यवस्था का आलम ये है कि जो पुल हमारे ऊपर से इन्होंने ताज बन के बनाया था वो आज माथे का दाग हो चुका है। ऊपर से पानी गिरता है, कभी विधायक जी स्कूटर पे निकल के देखें तो उनको पता लगेगा कि जब वो गंदी पानी की छींटें, जो बारिश हो या ना हो, हमेशा पुल के ऊपर से मोटरसाइकिल और स्कूटर सवार पर, रिक्शा वाले के ऊपर आती हैं, तो गरीब और मीडियम क्लास व्यक्ति की क्या हालत होती है जब वो घर से तैयार होकर किसी अच्छे काम पे जा रहा होता है, अपनी नौकरी पे जा रहा होता है, किसी सुख दुख में जा रहा होता है, तो गंदी पानी की छींटें उसका स्वागत कर रही होती है। मैं तो कहूँगा फेल नहीं है, बड़ी शर्मनाक स्थिति में शहर है और विधायक जी सुपर फेल। तो मेरा सवाल यही है, आप स्कूटर पे आएँ जरा 11-12 सेक्टर शहर में, खैल बाजार, सेठी चौक, पचरंगा बाजार, उसके बाद आप 11 वार्ड, 12 वार्ड, यहाँ गलियों में जाके उतर कर देखिए आपका लोग कैसे स्वागत करेंगे। आपको पता लगेगा कि आपने कितना विकास किया है। एकमात्र माल टाउन की अपने घर के आसपास का 4 जगह सुधार कर देने से शहर का सुधार नहीं होता। जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे इल्जाम लगते थे कि उन्होंने रोहतक को ही सिर्फ बनाया है, आपने माल टाउन की 4 गलियों को ही बनाया है, इसके अलावा शहर में कोई विकास। बताएं इसका। अरे सर, आजकल पहले तो इतनी ये बताइए, मोहब्बत है तो वन साइडेड लव ये भी अपना दोस्त है बहुत पक्का। जी। आपके सारे दोस्तों को लाया हूँ, आप चिंता ना करें। अभी तो आप बैठिए, अब तो गाड़ी शुरू हुई है। मुझे ये बताओ कपिल आजकल किस पार्टी में, पहले ये पता लग, ये बदलता बहुत है, पहले ये बता दो। आजकल तो INLD का तो उसकी मतलब आप जो कैसे दोस्त हैं कि आपको अपने दोस्त का ठिकाना नहीं पता है। आयाराम 11 में ना, तो कैसे पता लगे सुबह कहाँ था, दोपहर कहाँ था, शाम कहाँ था, नहीं पता लगता इस बात का। तो पहली लाइन आपने उनकी सुनी, ये जो फ्लाईओवर ताज हमारे सर पे बना दिया इन्होंने, ये कहा इन्होंने। मैं पहले भी कहता हूँ, कई भाषणों में मैंने कहा, ये रॉन्ग प्लानिंग है कांग्रेस की, जिसको आज ये शहर भुगत रहा है। एक भी अंडरपास नहीं है इस फ्लाईओवर के नीचे, पैदल यात्री ने कहाँ से निकलना है। और जब मैंने सोचा कि इसका अंडरपास बना दूँ 3-4, रेड लाइट पे बना दें, गोहाना रोड पे, रेलवे स्टेशन पे, जो रेलवे रोड है, जब मैंने वो प्लानिंग की, अभी शुरू ही की थी, तो बड़ी खुश, हमारी अच्छी बात है कि पानीपत में रैपिड मेट्रो आ रही है, और रैपिड मेट्रो पानीपत में अंडरग्राउंड है। सो आई हैव टू स्टॉप दैट आइडिया टोटलिटी के अंदर कि इसके ऊपर तो अंडरपास बन ही नहीं सकता। ये फ्लाईओवर आप किसी भी पानीपत से पूछ लीजिए, इस रॉन्ग प्लानिंग जो कांग्रेस की देन है। उन्होंने चिंता नहीं की, इस शहर को बांट दिया और बाज़ारों का भी काम जो है, बिजनेस पहले से आधा कर दिया। हम कोशिश कर रहे हैं जितनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन जो इन्होंने बातें कही है हुड्डा डिपार्टमेंट की और ये सब की, हुड्डा सेक्टर 11-12 की, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ कि विधानसभा में मुद्दा लिया मैंने इसका। ऐसा नहीं कि हमें मालूम नहीं है, प्रॉब्लम है वहाँ। क्यों प्रॉब्लम है कि किसी भी सेक्टर के अंदर जो सीवेज लाइन है, वो उसकी लाइफ 30 to 40 ईयर्स है, एंड इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 40 ईयर जब ये सेक्टर बना है। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। जमुना एक्शन प्लान को हमने काम करने शुरू कर दिया है। 100 कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर हम पाइपलाइन, आप जाके देखिए काम चल रहा है। द मोमेंट जमुना एक्शन प्लान की पाइपलाइन ठीक हो जाएगी, पानीपत की 90% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जानी है। और सेक्टर 11-12 के अंदर, मैं परसों भी वहाँ पर था, हम उसकी पूरी प्लानिंग करके उसका काम कर रहे हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। यहाँ मैं एक ऑफिसर का नाम लेना चाहता हूँ, पंकज जी हमारे कमिश्नर है निगम के, दिन रात पार्षदों के साथ मिलकर चिंता करके, और ये प्रॉब्लम भी हम बहुत जल्दी सॉल्व करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि टोटल टाइम जो है इसमें 6 से 8 महीने हमें ज़रूर लगेंगे उस सेक्टर को। अगला मेरा टारगेट ही मैंने एक जगह कहा कि 11-12 सेक्टर को हमें अपग्रेड करके वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी दोबारा से उसको इम्प्रूव करना है। मतलब आप ये कह रहे हैं बुद्धि राजा जी को कि सेक्टर 11-12 को ही मॉडल टाउन बना देंगे। माल्टोन में जैसी क्या बात है, माल्टोन जैसे सारे एरिया बनेंगे, वो एरिया भी बनेगा। मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूँ, हुड्डा के अंदर प्रॉब्लम ये आई है कि उसकी जो लाइफ लाइन है पाइपलाइंस की, वो ख़त्म हो गई है। वी हैव टू इम्प्रूव दैट। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी एक काम छोटा नहीं है, एक काम छोटा नहीं है। और यहाँ पर
आपके माध्यम से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ वहाँ के लोगों से, अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि मैक्सिमम इंक्रोचमेंट जो है उस इलाके में बहुत ज़बरदस्त। हाउसिंग बोर्ड में आप जाके देखिए, आप पब्लिक से पूछिए, हम किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों को सहयोग करना पड़ेगा ताकि हम इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो। ठीक है। एक और पानीपत के कई लोगों ने हमसे ये अनुरोध किया कि जल भराव के बारे में आप किसी विषय पे बात करें ना करें, जल भराव के बारे में आप ज़रूर विधायक जी से पूछिए कि स्थिति क्या है। जो मेन मार्केट है, मुख्य बाज़ार, इंसार बाज़ार, खेल बाज़ार, चौड़ा बाज़ार, पंचरंगा बाज़ार, एसडी कॉलेज रोड, एक आदमी ने, एक क्या 3-4 लोगों ने मुझे ये कहा कि बाकी तो छोड़ दीजिए, विज साहब का जो अपना ऑफिस है उसके बाहर कई फुट पानी जम जाता है। इस बार तो जुलाई अगस्त के पहले ही विज साहब को हम एक नाव गिफ्ट में देना चाहते हैं कि कम से कम वो तैर करके नाव से अपने ऑफिस तो जा सके। मेरी बड़ी और उन लोगों ने मुश्किल कहा स्थिति कि है। भाई ये नाव रखेंगे कहाँ, तो कहे कि आजकल जी वो आता है हवा भरने वाला, हवा भरने वाली मशीन और वो नाव दोनों दे देंगे। शशि जी, बात यह कि यहाँ कुछ प्रधान भी बैठे हुए हैं जी, इंसार चौक के बाजार के प्रधान बैठे हुए हैं हमारे यहाँ लीखा जी, और प्रधानों के प्रधान जो है जो चौड़ा बाजार में रहते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे भाई साहब। मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे रेड क्रॉस का एरिया था, रेड क्रॉस बिल्डिंग के पीछे पानी रुकने का, चौड़े बाजार का, गुरुद्वारा रोड पर, एसटी कॉलेज रोड के ऊपर, दिल्ली जूस कॉर्नर पे, सरोली रोड पर, आप इनसे पूछिए, उनसे जाके मिलिए। हर जगह का काम मैं पूरा करके दे चुका हूँ, हर एक की कनेक्टिविटी हम कर चुके हैं। पहले से सिचुएशन बहुत बेटर है। लोगों से एक प्रार्थना है, सीवर साफ करने के लिए उस पर जो थड़े बनाए हुए हैं उसमें अंदर जाने का स्थान ही नहीं है। सफाई कर्मचारी जब जाता है तो उसको गुंजाइश ही नहीं मिलती, वो काम करे कैसे, वो हौसला छोड़ के, काम छोड़ के वापस चला जाता है। मेरी लोगों से प्रार्थना है, बाज़ारों के प्रधानों से भी प्रार्थना है कि अपने अपने एरिए को ये ज़रूर देखें कि अगर निगम ने काम पूरा कर दिया वहाँ पर तो उसकी चिंता वो भी करें कि ये कवरिंग नहीं होनी चाहिए। पानी की सिचुएशन बेटर है पहले से, और जमुना एक्शन प्लान पूरा होने के बाद हमारा लास्ट लेग के अंदर एक काम आएगा, सनोली रोड से लेके बवैल नाके तक, उसका टेंडर भी हमने लगा दिया। वो कनेक्टिविटी है शहर की, तो उसके पानी की समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब है क्या विज साहब कि आप काम करवा रहे हैं, लेकिन हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, प्रधान साहब की बात हो सकती है अलग हो, एक आम आदमी को कोई सरकारी दफ्तर में फाइल खोल कर दिखाता नहीं है। तो हमें तो तब पता चलता है जब सड़क बन जाती है, अस्पताल बन जाता है, एमआरआई मशीनें काम करने लगती हैं, तो हमारे लिए तो वो मूलभूत या मूर्त रूप में तब आता है। बहरहाल, कई लोगों ने आपकी कंस्टिट्यूएंसी से ये कहा कि पीने का साफ पानी ये हमारे लिए एक बड़ा मसला है। जिन लोगों ने शिकायत की है, महावीर कॉलोनी, गीता कॉलोनी, सनोली रोड, देशराज कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, ये कहते हैं कि गंदा पानी यहाँ लगातार आता है और गंदे पानी की वजह से यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं। 2026 में भी अगर हम लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया ना करा पाए, और वो भी पानीपत जो हरियाणा का एक प्रतिष्ठित इलाका है, ऐतिहासिक है, तीसरी लड़ाई लड़ी गई, तो ये लगता नहीं है कि ये हम सब लोग, सभी के लिए, सरकार के लिए, प्रतिनिधि के लिए, एज ए सोसाइटी ये शर्म की बात है कि 2026 में तो अब हम पानीपत से डायरेक्ट चांद पे कैसे जाएं, इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। अब भी हम गली नाली, पीने का पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, जहाँ जाता हूँ मैं कार्यक्रम करने, इसी पे बात करनी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पब्लिक को क्या चाहिए, हेल्थ की चिंता करनी पड़ेगी हमें। पहले मैं अगर हेल्थ की बात करूँ, आप जाके देखिए, सिविल हॉस्पिटल फैसिलिटीज पूरी हैं, उसके साथ ही सरकार ने चिंता करते हुए अब एक नई बिल्डिंग बनी है, 10 माले की बिल्डिंग है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल इज़ रेडी नाउ। सिर्फ उसका ऑपरेशन थिएटर जो है उसका टेंडर लगा हुआ है, जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। 64 करोड़ की लागत से हमने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया है।
हेल्थ की ये बात है। जगह जगह हमारी डिस्पेंसरी खुली हुई हैं और उसको लगातार इम्प्रूव करने के लिए हम काम कर रहे हैं। स्कूलिंग एजुकेशन अगर आप देखेंगे, हमने जो स्कूल बहुत पुराने थे, मुझे तो कई बार ये निराशा होती है कि कांग्रेस ने फिर उस सालों में जब ऑलमोस्ट अपोजिशन का राज रहा यहाँ पे, जो आज अपोजिशन में है, इन्होंने स्कूल का क्या किया। मैं जिस स्कूल में पढ़ा माल्टोन के अंदर 1956 में शायद बना था वो स्कूल रिहेबिलिटेशन जोन का, उन्होंने आज तक उसका कुछ नहीं किया। आज जाके देखिए 3500 बच्चे का नई बिल्डिंग बना के दी है। रेड लाइट पे आप देखिए भव्य स्कूल है, लगभग 3.5 बच्चा वहाँ भी उनका बना के दिया। नया स्कूल टूटा फूटा जर्जर हालत में बिल्डिंग तो हेल्थ की चिंता कर रहे हैं, एजुकेशन की चिंता कर रहे हैं। रोड्स, पानीपत में जो रोड्स हैं आप देखिए, हाईवे सब कनेक्टेड बन चुके हैं, अंदर की रोड लगातार काम चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। पानी की एक समस्या जो आप कह रहे हैं, अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं पिछले 50-60 साल में, पॉपुलेशन बढ़ती चलेगी, माइग्रेटरी लेबर बढ़ती चलेगी, तो हमने उसकी चिंता भी की। आज पानीपत के अंदर जो वाटर सप्लाई है वो ट्यूबवेल के माध्यम से है। जितना भी पब्लिक हेल्थ का है चाहे निगम का है, वो ट्यूबवेल के माध्यम से है। अब ट्यूबवेलों में तो हम घरों में भी होता है, रेत आ जाती है, कभी कुछ आ जाता, प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। पहले हम इसको रेनीवेल में लेके गए, पहले एक साइड से आ रहा था इस प्रोजेक्ट को। अब निर्णय ये हुआ है कि पहले इसको करने जा रहा था पब्लिक हेल्थ, अब इसको करने जा रहे हैं निगम। और इसके लिए आपको जान के, पब्लिक को अच्छा लगेगा जान के, कि अब इसको कैनाल बेस्ड हम लेके आ रहे हैं, चेंज किया है। क्योंकि जमुना से पानी लाने में खर्चा बहुत ज़्यादा था और प्रेशर क्रिएट करना इतनी बड़ी पॉपुलेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके लिए 2041 का जो मास्टर प्लान आया है, उसके अंदर हमने लगभग 60 एकड़ जगह 2 नहरों के बीच में उस जोनिंग कर दिया उसकी इसके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कीमत भी कम लगेगी और ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी अप्रूव होकर हम इस पर काम करने जा रहे हैं। चिंता के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। सारे पाइपलाइन बचेंगी, कनेक्शन होंगे, इट विल टेक टाइम, पर निश्चित तौर पे मेरा टारगेट ये है कि 3.5 साल में ये काम मैं जरूर पूरा करके दूँ। अच्छा हुआ आपने कह दिया कि 3.5 साल में, वरना मुझे लगा कि भारत विकसित देश होगा, मतलब 2047 में, तब तक शायद ये पानी नहीं, हम निश्चित तौर पे दिन रात कर रहे हैं। 29 के पहले ही हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का पूरा आशीर्वाद है। मैं आज आपको बताऊँ, मैं जो भी प्रोजेक्ट लेके जाता हूँ, अगर वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसकी आ जाती है तो फिर पैसे की कमी नहीं है सरकार के पास। और सरकार भी ये चिंता कर रही है कि हमें ज़मीन से कम पानी निकालना चाहिए, रादर वाटर हार्वेस्टिंग को हमें ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए और कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई हर शहर में होनी चाहिए। मतलब ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, इसकी समस्या 3 साल के अंदर निपट हल जाएगा, या करेंगे। मैं जब पानी नहीं, इसको हम हल करके देंगे इसके अंदर, निश्चित तौर पे हल करके देंगे। 2036, 2047, मतलब मैं यही बात करता रहूं। नहीं, हम ऐसी बात नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरी इंडस्ट्री ने मुझे कहा कि हमारे को फायर स्टेशन चाहिए, आप जाके देखिए कंस्ट्रक्शन चल रही है। मुझे तो हैरानी होती है कि पूर्व सरकारों ने, जब हम अपोजिशन में थे, पानीपत क्या किया, क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक भी ऑडिटोरियम नहीं था इस शहर के अंदर। 5 से 7 लाख की पॉपुलेशन शहर में हो, देयर इज नो ऑडिटोरियम, कोई इंडोर स्टेडियम नहीं था। ये 4 द्वारी को, ग्राउंड को 4 द्वारी कर दो, उसको स्टेडियम नहीं कहते। वी शुड हैव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। जो आप जाके देखिए, हमारा बहुत बड़ा है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है, स्कूल्स बन रहे हैं, फायर स्टेशन बन रहा है, कनेक्टिविटी अंडरपास और मैंने आपको बताया बन चुकी है, रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं। तो ये विकास की जो गति आप देख रहे हैं, जो फ्लाईओवर इन्होंने L&T का फ्लाईओवर जो एलिवेटेड है, अब जाके देखिए हमें जितनी गुंजाइश मिलेगी उतना ही काम कर पाएंगे। आप जाके देखिए कितनी रोड चौड़ी हो रही है, दिन रात हम काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं और रोड में जितनी गुंजाइश आएगी उसको कर रहे हैं। जी ठीक है। आम आदमी पार्टी से नीलम जी हैं, वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी, जरा सुनवाइए भाई। ये 5 साल इनका टेन्योर जब रहा था तब भी फेल थे और अब भी जो है अब भी फेल है, क्योंकि ये कहीं नजर तो आते नहीं है। नजर तो केवल अब फंक्शंस में आते हैं, चीफ गेस्ट बन के जाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, गौशाला उड़वाते हैं, इसके अलावा हमें ये कोई काम करते हुए नजर नहीं आते हैं।
विधायक जी ने काम के प्रोजेक्ट स्टार्ट तो जरूर करवाए हैं, लेकिन सभी अधर में लटके हुए हैं। सबसे बड़ा आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, जो सड़क के हमारे जीटी रोड के चौड़ीकरण का काम हो रहा है, लेकिन आपको पता ही है जिस तरह से इसकी डेडलाइन लगातार बढ़ती जा रही है, और विधायक जी हमारे जो है केवल मीटिंग मीटिंग खेलते हैं, केवल मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं और मीटिंग करते हैं, वो एलएनटी के साथ करते हैं, जिसके साथ भी करते हैं, लेकिन इसकी समस्याएं कब इनको हमें हल मिलेगा इनका, क्योंकि शहर की जनता इतनी परेशान हो रही है, आने जाने में इतनी परेशान है, जाम से इतनी परेशान है कि हमारे शहर में समस्याओं का अंबार है, लेकिन विधायक जी जो हैं कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नगर निगम के जब चुनाव हुए पार्षदों के प्रचार के लिए, ये हमेशा जगह जगह पहुंचे थे। आज लेकिन अगर पार्षद काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम शहर में नहीं हो रहा, तो विधायक जी नजर नहीं आ रहे। नीलम बहन बहुत राखी वाखी बांधती है नहीं बांधती है? आपको लगता है कि इनको कोई जानकारी है पानीपत की? अब ये तो आप बताएंगे। नहीं, आप बताइए, जो बोल रहे हैं अगर पानीपत में इनको विकास नजर नहीं आता तो या तो इनको चश्मा पहनना चाहिए, फिर जाके चश्मा पहने, यही हल है, वो तो कोई हल है नहीं। अगर इनको पानीपत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विकास नहीं आता, नैतिक सैनी जी सरकार का विकास नजर नहीं आता, तो चश्मा ही पहनना पड़ेगा इनको तो। अच्छा, तो चश्मा पावर वावर भी दिखवाना पड़ेगा? वो तो इनका काम है, देखेंगे कहाँ चश्मा मिलता है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये समस्या के लिए कभी मिले क्या विधायक को? विधायक तो हर दिन किसी न किसी वार्ड में जाता है। हम तो खुद ही कह रही हैं कि फीता काटते तो माला ये मिलते पहनते। क्यों नहीं? इनको मिलना चाहिए, कोई समस्या है तो आप ये मैसेज दीजिए उनको, हाँ। टेलीफोन कर ले, मेरा टेलीफोन नंबर दे दीजिए इनको, आपके पास तो है, कहो तो मैं भी दे देता इनको टेलीफोन। तो मतलब वो आपसे मिले, टेलीफोन कर ले, समस्या बताए, हम हल करके देंगे। चलिए ठीक है। एक बड़ा कंसर्न पानीपत के लोगों का था और मैं उन मुद्दों को ही सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ। एक हमने फार्मूला बनाया हुआ है कि 25 या 30 लोग अगर किसी समस्या के बारे में बात करते हैं, वरना हर आदमी की 75 समस्याएं, तो हम उस तरह की कॉमन समस्याओं को हल्के के विधायक जी से के सामने उठाते हैं। शहर की सफाई व्यवस्था, जी, मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे कि जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं। क्यों? ये जो इसमें है, मैं सहमत हूँ आपसे, और हमारे सबके पार्षदों के, मेयर के और हमारे प्रयास से शायद अब पोजीशन ये पब्लिक ही आपको बताएगी क्या एक महीने में पिछले में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र उनको जनता को आई या नहीं आई। क्या क्योंकि दिक्कत हमारा क्या हो रही थी? दिक्कत ये है कि जो हमारा ये जो 3 जिले हैं, शायद 2, सोनीपत पानीपत, इसका जो सेंटर बनाया गया सोनीपत के अंदर है, और इस पे जो कंपनी इस पे काम कर रही है, डोर टू डोर कलेक्शन का मुद्दा है। अब पहले पैसे दें या पहले वो सफाई करे, इसमें बात अड़ जाती है जाके। जनता कहती है सफाई करो और पैसे लो, वो कहते हैं पहले पैसे दो तो हम सफाई करें। ये एक ऐसा मुद्दा अड़ा हुआ है जिसके लिए मेयर ने लगातार चिंता की। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, हम खुल्लर साहब से जाके मिले, हम अरुण जी के पास जाके मिले, हमने उनको समस्या बताई, और शायद उन्हीं के इंटरवीन करने से माननीय मुख्यमंत्री ने चिंता की कि भाई शहर की सफाई तो मेरा पहली प्राथमिकता है, उसको करो आप जाके, कैसे करना है। हमने उनको प्रॉब्लम बताई अपने, और उन्होंने कोई ना कोई एक्शन लिया होगी। आज की डेट के अंदर मैं ये देख सकता हूँ, जनता भी आपको कंफर्म करे कि शायद हर वार्ड के अंदर वहाँ पे गाड़ियाँ भी आ रही हैं, जितने आदमियों ने मांगे वो भी इनको दिए गए हैं, और मुझे लगता है कि अगले 15 दिन के अंदर पोजीशन और भी पहले से बेटर हो जानी चाहिए, ताकि शहर में प्रॉपरली हर जगह सफाई हो। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि इसमें HSIDC जहाँ पे, क्योंकि पानीपत निगम का क्षेत्र है वो भी, तो वहाँ टेंडर HSIDC ने लगाया अपना, लेकिन HSVP के जितना भी कॉलोनीज सेक्टर हैं वो पानीपत निगम के अंडर है, हैंड ओवर हो चुके हैं, तो वहाँ निगम ने लगाया है। तो ऐसी व्यवस्था क्योंकि कर लोगों ने कहा कि वार्ड में गाड़ियों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, वो कर्मचारी आते ही नहीं। देखिए, पार्षदगण ने भी चिंता जताई है, किसी हद तक ये बात पार्षदगण भी चिंता कर रहे हैं कि इसको कैसे सुलझाया जाए, और लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल जितना टाइम ये अपना दिन में लगाते हैं पार्षद, आधा मुद्दा तो सफाई को देते हैं सभी लोग।
और मुझे इम्प्रूवमेंट पहले से नज़र आ रही है। ये और बेटर होनी चाहिए, शहर साफ अच्छी तरीके से होना चाहिए, तो उसकी चिंता कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक और है, मैंने कहा जो लिस्ट बनाई थी, बलजीत सिंह जी हैं कांग्रेस से, है ना, ये उधर वाले से हैं, हाँ, जरा वो भी आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, जी जी सुनिए। जी जी। गंदगी के जगह जगह ढेर लगे पड़े हैं, त्राही त्राही मची पड़ी है। 48 करोड़ वाला ठेका जो था 2013 में कांग्रेस के राज में, आज वो 6 करोड़ से ऊपर का हो गया है। और सफाई के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी विधायक जी के पास फैल के तो मैं आपको कहानी बता देता हूँ। अभी 5-6 महीने पहले लोगों को एक नोटिस आ गए थे बोर्डों के लगने के, बोर्ड लग रहे हैं भाई, उनको नोटिस आ गए हैं। तो विधायक जी गए सैनी साहब के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, वहां से इन्होंने वहीं से चंडीगढ़ से फोन कर दिया कि मैंने ये रद्द करा दिया है और मेरे बोर्ड लगवा दो सारे शहर में। उसके शुक्रिया गए भाई, विधायक जी का बहुत बहुत शुक्रिया। सब बाजारों के प्रधानों ने, बाजार के लोगों ने बोर्ड लगवा दिए, और वो भी हफ्ता पहले फिर सबके पास नोटिस आ गया है। तो विधायक जी का तो ऐसे ही काम है, विधायक जी का तो कह नहीं कुछ है, कर नहीं कुछ है। काम पता क्या हो रहा है यहाँ, जो ये काम हो रहे हैं सिर्फ कमीशन के लिए हो रहे हैं। जो सड़क बनने वाली है वो सड़क नहीं बनेगी। जो सड़क 1.5 साल पहले बनी है वो क्या करते हैं, सड़क बनेगी उसके बाद फिर सीवर वाले आ जाते हैं, उसको दोबारा पाड़ के फिर 3 महीने बाद वही सड़क बनाते। सब कमीशन का खेल चल रहा है, और कोई काम कुछ नहीं। लोगों के धरातल पे कोई काम नहीं है। अखबारों में मुंह जुबानी कितने काम है, धरातल में जाके देखो कोई काम नहीं। मतलब काम हो ना हो, मैं तो समझ रहा था कि प्रमोद भी साहब तो मतलब सीधे साधे हैं, चंडीगढ़ से ही पानीपत में पोस्टर लगवा देते हैं, उस काम का जो हुआ ही नहीं। बलजीत जी ने एक बात कही, आपने ध्यान से सुना होगा, वो ये तो मान रहे हैं कि प्रमोद जी काम कराने की क्षमता तो रखते हैं कि सीएम साहब के पास गए और तुरंत वहीं से काम करवा दिया। हमारा क्षमता नहीं, वो कह रहे नहीं, मैं पहले कि चंडीगढ़ तो गए, लेकिन चंडीगढ़ से ही टेलीफोन पे हॉटलाइन से भाई लगा दो शहर में पोस्टर, काम हो गया। और जब तक ये चंडीगढ़ से पानीपत पहुंचते पता चला कि यही कांड हो गया। विधायक को यही काम रह गया, बहुत वेला बैठा हुआ जैसे ये काम करता रहेगा वो। शशि जी एक बात बताइए, मैं सोच रहा हूँ जब से इंटरव्यू शुरू हुआ है आप मेरे से विधायकी काम की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तो मुझे निगम की बात कर रहे हो मेरे से सारी की सारी, मेरे से थोड़ी सी विधायकी की बात भी करो ना जी। सब विधायकी की भी बात होगी, बाकी शहर अपना है। पार्षद के लिए वोट आप मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। तो उसका जवाब मांगने राहुल गांधी के पास थोड़ी जाऊंगा। बिल्कुल हम देंगे, हम देंगे, हम जिम्मेवार हैं। हाँ। अगर शहर में कुछ भी गलत हो रहा है या काम नहीं हो रहा, उसके जिम्मेवार विधायक भी है जी। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ विधायकी काम पे भी डिस्कस करो ना। आ रहा हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ सर, एक एक करके, क्योंकि मैं उन मुद्दों को ले रहा हूँ जिसपे पब्लिक कंसर्न है ना, और वो पूरी गंभीरता के साथ। अब आ जाते हैं ड्रेन नंबर 1। एक दौर था जब ये ड्रेन कच्ची ड्रेन थी, और जब भी मैं पानीपत आता था किसी भी शो में, किसी भी इंटरव्यू में, तो ड्रेन नंबर 1 की बहुत ज़बरदस्त चर्चा होती। फिर ये हुआ इस पक्कीकरण, तो मुझे लगा कि चलो एक समस्या खत्म हुई। आज फिर मैं उसी ड्रेन नंबर 1 पर गया देखने। उस ड्रेन नंबर 1 पे पता नहीं कम से कम 20 बार तो मैं घूम आया, टहल आया। वो जितनी बगल में ग्रिल्स लगे थे लोहे की, अब वो चूंकि वहां से पानी उस तरीके का गुजर रहा है तो वो लोहा सड़ गया जी, वो गिर गया। वहां पे लोगों ने मुझे बताया कि कई लोग 1 महीने पहले भी कोई उसमें गिर गया, उसकी मौत हो गई। अब जब बारिश का मौसम आता है वो ओवरफ्लो होता है, और ओवरफ्लो होकर के दोनों तरफ जो सड़क बनी है उस पर 1.5 फुट पानी आ जाता है। और मुझे इस बात की ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है, उस ड्रेन की सफाई के लिए लाखों में या हो सकता है करोड़ में हर साल बजट एलोकेट होता होगा। अब ये फिगर आपको पता होगा या निगम वालों को पता होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हर साल उसकी सफाई का प्रावधान ना हो, और उस पर खर्च भी लाखों में होगा। या मेरा अनुमान है कि कम से कम 1-1.5 करोड़ का बजट तो जरूर होगा।
अब 1-1.5 करोड़ आप हर साल अगर खर्च कर दें उसकी सफाई पर, और पता नहीं आप उस तरफ गए कि नहीं, गए तो जरूर होंगे, वो ड्रेन तो मतलब पानीपत के लिए आज भी सर दर्द है। कितने विधायक आए गए, सरकारें आई गईं, इसी पानीपत में ड्रेन नंबर 1 को लेकर के जब मैं एक चैनल में था और इसी पानीपत में एक शो कर रहा था, उसमें जबरदस्त हंगामा हो गया था एसडी कॉलेज में। आज भी वो पक्कीकरण तो हो गया, लेकिन उसका चलिए, बहुत फायदा मैं नहीं बताता हूँ है। शशि। अब आपने पूछा विधायकी का काम, हालांकि ये भी निगम के थ्रू होना है, नहीं, कोई बात लेकिन नहीं। उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर के हर काम में मेरी भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी पार्षद या मेयर की है। जी। और मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मेरी सारी विधानसभा वो निगम के अंदर है। ड्रेन नंबर 1 का मैं अब आपको बताता हूँ, 169 कब्जे है उसके ऊपर। हाँ, देखा मैंने। 169 एग्जैक्ट, और हमारे पास मार्किंग तक है कि हालांकि मैंने ये भी देखा कि कुछ डिमार्केशन भी हुआ है। हमने शुरू कर दिया है। ये 169 कब्जे जो हटाने हैं, इसके लिए जिनके अगेंस्ट लोकल कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद ये लोग कमिश्नर कोर्ट में गए। कमिश्नर कोर्ट में भी कॉरपोरेशन ने जीत लिया केस, और हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया किसी की भी पिटीशन को। बाय लार्ज कोई एक आध हो तो मुझे मालूम नहीं है। तो इसकी हमने प्लानिंग कर ली है मेयर साहब से, पार्षदगण सब बैठ के, जिस जिस एरिए से वो ड्रेन निकल रही है, सभी पार्षद चर्चा करके बहुत जल्दी आप देखेंगे। मैं आपको ऑफिशियली कह रहा हूँ, हम ड्रेन नंबर 1 को कब्जे हटाने जा रहे हैं। ये पहला हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्टेप होने जा रहा है। पब्लिक कहीं ना कहीं किसी को रोष हो सकता है, पर ओवरऑल अगर पब्लिक को देखे तो उनको बहुत बड़ी सहूलियत होने जा रही है कि इस ड्रेन के दोनों तरफ हमें ये लाइफ लाइन साबित होगी। अगर यहाँ से हम एक रूट निकाल के उसको सिरौली रोड तक ले जाते हैं। मैं तो जब वहाँ खड़ा था तो मैं ये कह रहा था जी। कि ड्रेन नंबर 1 जो पानीपत के लिए सरदर्द है, जी। इसकी अगर प्रॉपर प्लानिंग और उसका एजुकेशन हो जी। जाए तो यही सरदर्द पानीपत के लिए लाइफलाइन हो लाइफ जाए। लाइन है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अप्रूवल दे दिया है। प्रिंसिपल अप्रूवल हमारे पास आ चुकी है। इसकी डीपीआर हमने बनने के लिए दे दिया है। जब तक डीपीआर आएगी, एक आध महीना डीपीआर बनने में जरूर लगेगा। और इसमें पार्षदगण को हमने सबको इन्वॉल्व किया हुआ है, क्योंकि 11 वार्ड से और ये जितना एरिया पड़ता है, कुटानी रोड, इधर जितना आसपास का एरिया है, उनके पार्षदगण को हमारे से भी ज़्यादा समस्या का ज्ञान है, क्योंकि रोज़ फेस करते हैं वो इस प्रॉब्लम को। तो मैं ये यकीन दिला सकता हूँ कि हम 6 महीने के अंदर अंदर ये कब्जे भी हटा चुके होंगे और इसका काम हम शुरू करेंगे। तो इस पे क्या प्लानिंग है? कब्जे हटा करके देखिए, इसके ऊपर रोड? नहीं, रोड भी आएगी, और इसमें जमुना एक्शन प्लान के साथ साथ इस ड्रेन में जो है, अगर आप एलएनटी का काम देखें, अब आप जो वाइडनिंग ऑफ रोड हो रही है इस टाइम, वो इस टाइम में सेक्रेटेरिएट से लेके या पीवीआर सिनेमा से लेके ये मलिक पेट्रोल पंप, जो हुड्डा में जब एंटर करते हैं, मलिक पेट्रोल पंप था, फर्स्ट फेज है ये। सेकंड फेज में हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है, इसकी डीपीआर तैयार हो रही है। नेशनल हाईवे ही उसकी डीपीआर तैयार कर रहा है। इसको हम टोल टू लेके जितना की हमारी लेंथ है इसकी 9 किलोमीटर की, 9 और 10 किलोमीटर की लेंथ है फ्लाईओवर की टोटल। जब तक वो एलिवेटेड जगह है जो उसकी, इसका पूरे का पूरा हम इसको कर रहे हैं, ताकि इसका पानी जो है जीटी रोड का, वो सारे का सारा ड्रेन में जाए। एक सबसे बड़ी समस्या आती है हमें, खादी आश्रम के सामने पानी बहुत रुकता है, उसका झुकाव जगह का नीचा है बहुत, वहाँ पानी बहुत रुकता है। उसका भी हमने टेंडर लगा दिया है। इसको हम नेशनल हाईवे, इसको रोड क्रॉस करेगा, हम नहीं करेंगे। निगम के जिम्मे वो काम नहीं है, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है इस काम में। नेशनल हाईवे को क्रॉस एनएचएआई करेगा, और आगे उसकी कनेक्टिविटी हम ड्रेन में कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हम बना के दे चुके हैं, डीपीआर इसकी बन चुकी है, वहाँ की समस्या का भी समाधान करके दिया है। चलिए, तो मतलब निकट भविष्य में ड्रेन नंबर 1 अच्छे तरीके से बनाएंगे, और यहाँ पे ट्रैफिक चले इसका प्रावधान करेंगे। लोगों ने जो कब्जे किए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पार्षदगण से मैंने बात कर ली है, हमारे पास और कोई हल नहीं है। इसको लाइफलाइन अपनी बनाने के लिए हमें कब्जे तो उठाने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पानीपत का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है तमाम शहरों का, एक बुनियादी आवश्यकता जो मैं जब हरियाणा के अलग अलग इलाकों में घूमता हूँ, तो मुझे एक कमी बहुत जो दिखती है, वो दिखती है प्रॉपर मास्टर प्लान। आने वाले 30 साल, 40 साल, 50 साल की प्लानिंग, है ना?
वो कमी पानीपत में भी अब हो सकता है फाइल में हो सकता है आप लोगों के मन मस्तिष्क में हो, सरकार के पास फाइल में हो, लेकिन मैंने जब अधिकांश लोगों से बातचीत की कि क्या कोई 2050 51 आने वाले 25 30 40 साल की प्लानिंग, ये जितनी समस्याएं हैं, क्योंकि पानीपत में क्या है कि इसको इस रूप में भी समझना होगा कि ये पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है, तो जो पुरानी कॉलोनियां हैं उसकी गलियां तंग होंगी, जो पहले ज़माने के हिसाब से ठीक थी, अब बदलते हुए वक्त के साथ अब वो चीज़ें बदल गई हैं। तो क्या पानीपत के आने वाले 40-50 साल के आगे की कोई एडवांस प्लानिंग है सरकार के पास? डेफिनेटली 2041 का प्लान अप्रूव हो चुका है पानीपत का, वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 2041 का प्लान। लेकिन जैसे आपने कहा शशि जी, जो पुराना शहर है उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप जो है, गलियां चौड़ी हो नहीं सकती, सीवर उसमें डालते हैं तो बहुत दिक्कत से डलता है, नाली ही बनानी पड़ती है। जगह जगह जो हमारा प्रॉपर पुराना शहर है, कलंदर चौक से लेके नीचे उतरते हलवाई अड्डे से और जैन मोहल्ला और इधर जितना भी महाजन वाली गली नीचे जीटी रोड पे आते हुए, ये सारा एरिया ऊंचाई पर है और इसका ढलान जो है जीटी रोड की तरफ है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम ना तो विड्थ बढ़ा सकते हैं गलियों की, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पुराने शहर के तो हम ये कर सकते हैं, सफाई रेगुलरली हो, नालियाँ प्रॉपर बन जाए, नालियाँ ब्लॉक डाउन, सीवरेज डालना कई जगह पॉसिबल है, कई जगह पॉसिबल नहीं है। रादर हमें पानी की सप्लाई के लिए भी उस एरिया के अंदर हमें पंपिंग करना पड़ता है। अगर किले के नीचे देखिए बहुत बड़ा पंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जो लॉजिस्टिकली सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। उस शहर को मेंटेन करना, बेसिक जो नेसेसिटी है पब्लिक की, उसको पूरा करने के लिए हमें बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं और इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है वो बहुत कम है। फिर भी अब हम कोशिश कर रहे हैं। मैं जैन मोहल्ले में गया था, वहाँ पे कई गलियाँ का निर्माण होना है, वो सब हम दे चुके हैं। आज अगर आप देखें, हमारे पार्षद बैठे हैं, नवल जी आए हो क्या? नहीं। अगर हलवाई अड्डे से लेकर दिल्ली जूस का सनोली रोड आप जाके देखिए, वो रोड सारे का सारा रूट हम एक तरह से नया बना रहे हैं। उसमें ड्रेनेज भी और पाइपलाइन भी है, पानी की पाइपलाइन भी है, सड़कें भी हैं, तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन पुराने शहर में समस्या तो थोड़ी सी रह जाती है, उतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती जितनी एक नई कॉलोनी बनाने में आप बेटर काम कर सकते हो। ठीक है। राकेश चुग जी हैं, उन्होंने कहा कि जरा विधायक जी से मैं भी बात करना चाहता हूँ, बहुत प्यारे मेरी मित्र भी हैं। उतनी ही मोहब्बत है, तो आप मुझे मोहब्बत वाले लिस्ट से मुझे बाहर मत कीजिए। जी। तो जरा सुनिए चुग साहब। देखिए, विकास कार्यों की मेरे हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका विकास जरूर हुआ है। जिनके घर में पैसा जा रहा है मोटे मोटे टेंडरों के नाम, हम तो ये सुनते हैं कि हाँ भी शहर के विकास के लिए इतना पैसा आ गया। अभी पीछे एक हफ्ता पहले मेरे हिसाब से विपुल गोयल जी मंत्री माननीय आए हुए थे, अपना हरियाणा सरकार, उन्होंने भी कहा कि हमने पानीपत शहर को 500 करोड़ दिया। विधायक जी भी बार बार ये कहते हैं कि मैं 1800 करोड़ रुपए लाया, मैं 2000 करोड़ रुपए लाया। लेकिन वो 2000 करोड़ रुपया शहर में लगा हुआ दिखना तो चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पैसा नहीं आया, आया होगा, लेकिन वो गया कहाँ, लगा कहाँ? अगर इतना पैसा आने के बाद भी शहर की ये बदतर हालात हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो नेताओं के घर जा रहा है या अफसरों के घर जा रहा है? चुग साहब बहुत चिंतित हैं, वो कह रहे हैं बड़ाई कर रहे हैं, आप सही में आपसे मोहब्बत करते, कह रहे हैं पैसा तो बहुत ला रहे हैं, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? उनकी चिंता आपको नजर आई, छटपटाहट है उनमें। ये कांग्रेस वालों में एक छटपटाहट है, आप वालों में तो उससे भी ज़्यादा है। अब ये मुझे बताओ, इसका भी ये आज आप में है या कांग्रेस में है? अभी तक तो मेरी जानकारी है कि वर्तमान में ये कांग्रेस में है। मुझे लगता है ये आप में है शायद। आ गया आप छटपटाहट विधायकी में ज्यादा फंस गए हैं, अपने दोस्तों के बारे में कोई खोज खबर नहीं रखते कि आजकल वो किस मोहल्ले में मैंने है, पहले किस दिखा था। मोहल्ले में आना जाना है। पहले मैंने कहा ना, आया राम गया राम है ना। छटपटाहट ये है कि राज में नहीं है, ये इनकी छटपटाहट है। इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है पानीपत का विकास। ये तो जनता से आप पूछेंगे तो पता लग जाएगा क्या विकास हुआ।
और मैं तो कहता हूँ ये जो 1800 करोड़ या 1500 करोड़ या 600 करोड़ कहते हैं, एक बात आज मैं जनता को बताता हूँ, शायद ये बात मैंने अब तक की नहीं। अलॉटमेंट मीन्स डज नॉट मीन स्पेंडिंग। आज एक मान लीजिए हमने प्रोजेक्ट लाए पानीपत के लिए, जिस दिन ऑडिटोरियम आया 60 करोड़ का आ गया, तो खर्च हो गया क्या? वो खर्च तो हो गया जब वो बनेगा। इस जो मैंने पिछली बार चुनाव से पहले आपको याद दिलाता हूँ, आपको तो जरूर पता होगा, शशि जी 1400 कुछ करोड़ की बात चली थी, उसमें 800 कुछ करोड़ रुपया रेनीवेल का है, कोई खर्च नहीं हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट चेंज हुआ। अब रेनीवेल को शिफ्ट कर रहे हैं कैनाल बेस पे। तो आज मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, ये जो शोर मचाते हैं वो अलॉटमेंट डज नॉट मीन स्पेंडिंग, इस बात की चिंता करनी पड़ेगी। मेरा काम है, पूरी नज़र खुली रखता हूँ मेरा क्या प्रोजेक्ट आ रहा है और किस स्टेज के ऊपर है, कोई पैसा वेस्ट नहीं होने देता है। इसकी मेरी जिम्मेवारी होती है कि सरकार ने भरोसा करके पानीपत के डेवलपमेंट की जो मुझे दिन रात सहयोग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व में भी माननीय मनोहर लाल जी ने पूरा सपोर्ट किया मुझे पानीपत विकास के लिए। आज माननीय मुख्यमंत्री नैसी सैनी जी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो मैं पैसा लेके आता हूँ, मेरा ये धर्म कहता है कि मैं उस काम को नज़र तो जरूर रखूँ जो खर्च आ रहा है। पर पब्लिक को आप भी बता दीजिए, प्रोजेक्ट लाना, अलॉटमेंट लानी डज नॉट मीन कि पैसा खर्च हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो आज इस चौपाल में पानीपत शहरी इलाके के, क्योंकि पानीपत में जो दूर दराज के लोग हैं, पानीपत सिर्फ कहेंगे तो पानीपत शहरी इलाका है, पानीपत ग्रामीण है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्र यानी हलके हैं। तो वेद साहब ने बहुत कुछ कहा है, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में भी कहा है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ, सवाल कीजिए। सवाल हो सकता है कड़वे हों, करेले का जूस हो, उसमें 2, 4, 5 चम्मच शक्कर मिला दिया कीजिए, लेकिन पिलाइए ज़रूर। पता नहीं क्यों आप सवाल नहीं करते हैं अब, या तो डरते हैं या संकोच करते हैं। डर इस बात का कि आपके नेताजी आपसे नाराज हो जाएंगे। चुनना आपको है और अपनी ताकत आप पहचानिए। डर नेताओं में आपसे होनी चाहिए, क्योंकि आपको उनके दरवाजे पे नहीं, उन्हें आपके दरवाजे पर वोट की खातिर हर 5 साल में जाना है। और अपनी इस ताकत को पहचानिए। अपने इलाके का डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं तो सवाल कीजिए। लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो सवाल कीजिए। नाराज़ हो जाएंगे, हो सकता है उनके घर कोई जलसा हो, वो आपको न्योता ना दें नाराज़गी में, तो आप उनके सामने वाली दुकान से 250 ग्राम जलेबी खरीदिए, खुद भी खाइए, उनके यहाँ भी पहुँचा दीजिए। बाद बाकी अगले चुनाव में हिसाब किताब कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और अगली चौपाल में एक और मेहमान, लेकिन सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। शुक्रिया।